नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अध्याय संधि प्रकरण। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़, जोड़ना या मिलाना। परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर आने से या उनमें होने वाले मेल या विकार से उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर निकट आने से उनमें जो मेल या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा अल्य, विद्यालय। यहाँ पर आप देखिए, विद्या में आ, आल्य में आ, दोनों नज़दीक आए, एक आ हो गया, विद्यालय शब्द बना। प्री जमा इक्षा, परीक्षा। जगत जमा ईश, जगदीश। इस प्रकार से संधि के तीन भेद हो जाते हैं। संधि के भेद नंबर 1, संधि के भेद तीन भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि महत्वपूर्ण संधि के भाग हैं। इसके जैसा नाम से पता चलता है, स्वर संधि, स्वर का अर्थ है स्वर के सामने स्वर आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, मेल या विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि जमा इंद्र, रविंदर। अति जमा अंत, अत्यंत। सदा जमा एव, सदैव। स्वर संधि के 5 भेद हैं। यहाँ स्वर संधि के 5 भेद दर्शाए गए हैं। सबसे पहले स्वर संधि। सबसे पहले है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। इस प्रकार से संधि स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। अब हम इनके भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ जैसा नाम से पता चलता है, दीर्घ होना। यदि दो स्वर्ण स्वर स्वर्ण स्वर का अभिप्राय है ए आ, ई ऊ ऊ, पास आ जाएं तो दोनों को मिलाकर एक दीर्घ अर्थात बड़ा कर देते हैं। जैसे आ के सामने ए के सामने आ जाए, ए के सामने ए आए, आ के सामने ए और आ के सामने आ आए तो दोनों को मिलाकर आ में बदल देते हैं। जैसे हिम जमा आलय, हिमालय। वेद जमा अंत, वेदांत। विद्या जमा आर्थी, विद्यार्थी। कारा जमा वास, आवास, कारावास। ई के सामने ई आने पर बड़ी हो जाता है, ई के सामने ई आने पर ई हो जाएगा, ई के सामने ई आने पर बड़ी ई हो जाएगा। जैसे कवि जमा इंदर, कविंदर। गिरी जमा ईश, गिरीश। मही जमा इंद्र, महेंद्र और सती जमा ईश, सतीश। इस प्रकार से ऊ संगत स्वर है। ऊ के सामने ऊ आने पर बड़ा ऊ हो जाता है। इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर एक बड़ा हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा होगा और बड़े बड़े ऊ होंगे तो बड़े हो जाएंगे। जैसे भानु जमा उदय, भानुदय।
लघु जमा उर्मी, लघु उर्मी, भू जमा ऊर्ध्व, भूर्धव, वधु जमा उत्सव, वधोत्सव आदि। दूसरा भेद बनता है गुण संधि। जब ए आ के सामने ई आ जाए तो दोनों से मिलकर ए हो जाता है। जैसे ए आ के सामने ई आने पर आई होगा, आ के सामने ऊ आने पर ओ हो जाएगा, और ए आ के सामने यदि री आए तो अर में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, धर्म जमा इंद्र, धर्म जमा इंद्र। यहाँ पर देखिए मैं में ए समाया हुआ है और ई सामने आ गया तो दोनों को मिलाकर ए बन गया, अर्थात धर्मेंद्र। महा में आ है और सामने ऊ आ गया तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाएगा, महोत्सव। सप्त जमा ऋषि, तय में ए है, आगे री आ गया, आर हो जाएगा, सप्त ऋषि वहाँ शब्द बनेगा। अब देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ जाना। वृद्धि संधि, ए आ के आगे ए हो तो दोनों को मिलाकर आई बन जाता है, अर्थात बड़ी ए हो जाएगा। इसी प्रकार ए आ के सामने ओ औ हो तो दोनों को मिलाकर औ में, जैसे सदा जमा एव, आ के सामने ए आया तो ऐ में बदल गया, सदैव। वन जमा औषध, ए के सामने ओ आया, औ में बदल गया, वनौषध, यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद यण संधि, संधि का चौथा नियम है, यदि ई ऊ तथा री के आगे कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रे हो जाता है। देखिए ई के सामने ए आने पर यह, कैसे, यदि जमा अपि, ई के सामने ए आया और दोनों को मिलाकर क्या बन गया, यह बन गया, यद्यपि। इसी प्रकार से ई के सामने आ आने पर या होता है। इति जमा आदि, शब्द बना इत्यादि। इसके बाद ई के सामने यदि ऊ आता है तो क्या बनता है, यू। ऊपरी जमा उक्त, उपर्युक्त। ई के सामने बड़ा ऊ आता है तो बड़ा हो जाएगा, नी जमा उन, नयून। ई के सामने आ आने पर या होगा, सखी जमा आगमन, सखी आगमन। इसी प्रकार से ऊ के सामने ए आने पर वह होता है, अनु जमा ए, अनव्यय। ए के सामने ई आने पर वी हो जाता है, अनु जमा इति, अनुवति। ई ऊ के सामने ए आने पर वे होगा, अनुवेशण। इसी प्रकार से री के सामने ए आए तो रे हो जाता है, पितृ जमा अनुमति, पित्रानुमति। री के सामने यदि आ आता है तो राम बदल जाता है, मातृ जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। इसका पांचवा भेद है अयादि संधि। ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो इनके स्थान पर क्रम से ए को अय, ऐ को आय, ओ को आय और औ को आव में बदल देते हैं। ओ को आव, औ में बदलते हैं। यहाँ पर ये
गलत मिस्टेक है, इसको आव कर लें। औ ए के सामने ए आने पर ए में बदल जाते हैं, जैसे से जमा अन, शयन। इसी प्रकार से ए के सामने ऐ के सामने ए आने पर ऐ में बदल जाता है, आय में बदल जाता है, न जमा अक, नायक। इसी प्रकार से ओ के सामने ए आने पर औ में बदल जाता है, भो जमा औ, भवन। जो हमने यहाँ कटवाया है उसको ठीक करेंगे। ओ के सामने ए आने पर औ में बदलेगा, जैसे भो जमा अन, भवन। इसी प्रकार से ओ के सामने ऊ आने पर आव आता है तो ऊ अपने आप लग जाता है, भो जमा उक, भावुक। और ओ के सामने ई आने पर आव बनता है और ई पहले ही है तो लग जाएगा नो जमा इक, नाविक आदि। इस प्रकार से हमारी स्वर संधि पूर्ण होती हैं। इसके बाद आज हम करने जा रहे हैं संधि का दूसरा भाग, व्यंजन संधि। जैसा नाम से पता चलता है, व्यंजन संधि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं। नंबर 1, क, च, ट, त, प व्यंजनों के बाद यदि उसी तीसरा चौथा वर्ण या य, रे, ल, व तथा कोई स्वर आ जाए तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी अक्षर या उसी वर्ग का तीसरा, जैसे दिक् जमा गज, दिग्गज, जगत जमा ईश, जगदीश आदि। नियम नंबर 2, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुनासिक शब्द आ जाए, वर्ण आ जाए, तो प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाता है। यथा मति, सन्मति, तत् जमा में तन्मय, उत जमा मूलम, मूलन, उन्मूलन, वाक जमा में वाडम्य। नियम नंबर 3, त, द व्यंजन के बाद च और छ हों तो च और छ को ज में बदल देते हैं। ज और झ के बाद यदि ज और झ हो तो ज में बदल जाता है। ट और ठ के बाद कोई भी व्यंजन हो तो ट में बदल जाता है। ड और ढ हो तो अड़ में, और ल के बाद यदि ल वर्ण आ जाए तो ल में बदल जाता है। जैसे उत जमा चारण तो त को हम च में बदल देंगे। उत जमा छिन तो भी छ को त को हम च में बदलेंगे। उत जमा जन तो त ज में बदल जाता है। त के बाद ड है तो त को अड़ में बदल देंगे। बृहत त के बाद ट है तो त को ट में बदल देंगे। त के बाद यदि ल है तो हम त को ल में बदल देते हैं तो उल्लेख शब्द बनता है। नियम नंबर 4, यदि
तय द के बाद यदि से आए तो तय द का च हो जाएगा। से के बाद छ हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास, उत जमा श्वास उच्छ्वास, तो तय की जगह च हो जाता है। उत जमा शिष्ट, तो तय की जगह च हो जाएगा। इसके बाद नियम नंबर 5, यदि तय और द के बाद है आए तो तय और तय को है में और द को ध में बदल देते हैं। ठीक इस प्रकार तय को द और है को ध में बदल देते हैं। जैसे उत जमा हार, तय को द और है को ध, उद्धार, पद जमा हति, पद्धति आदि। नियम नंबर 6, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य बन जाता है। जैसे सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा चय संचय। इसी प्रकार से नियम नंबर 7, मैं के बाद यदि ये रे ले वे से है व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार अर्थात बिंदी के रूप में प्रयोग होगा। सम जमा हार संहार, सम जमा शय संशय, सम जमा हार संसार आदि। इसके बाद नियम नंबर 8, यदि री रे और से के बाद न हो तो उसका अणय हो जाता है, भले ही बीच में कवर्ग पवर्ग अनुस्वार ये रे ले है आदि में से कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए। जैसे राम जमा अन रामायण, भूष जमा अन भूषण। नियम नंबर 9, यदि से पहले ए आ से भिन्न कोई भी स्वर यानी कि ए आ के अलावा कुछ आए तो से श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी जमा शेक अभिषेक, नी जमा सेद निषेध आदि। इसके बाद नियम नंबर 10, यौगिक शब्दों में यदि, यौगिक क्या होते हैं? जो दो से मिलकर बने हों। यौगिक शब्दों में यदि पहले शब्द के अंत में न आए तो उसका लोप हो जाता है। जैसे राजन जमा आज्ञा, तो क्या हो जाता है? राजाज्ञा। प्राणिन जमा मात्र प्राणी मात्र। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि के नियम। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग अर्थात विसर्ग के बाद किसी भी व्यंजन के आने से उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के बाद च और छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ट और ठ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। त और थ हो तो स हो जाएगा। यथा जैसे नी जमा चल निश्चल, धनुष जमा टंकार धनुष्टंकार, मन जमा ताप मनस्ताप आदि। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद स में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग यथावत बना रहता है। यहाँ वही क्रमशः स होगा, या तो विसर्ग रह जाएगा और विसर्ग यदि हटाकर हम लिखते हैं तो उसी स के रूप में
उसका वर्णन करेंगे। जैसे दू जमा शासन, तो पहला तो विसर्ग को ऐसे ही लगाकर शासन साथ में लिख सकते हैं। दूसरा दू जमा आधा स लगाकर वही शासन शब्द नी जमा संदेह निसंदेह शब्द बनता है। नियम नंबर 3, विसर्ग के बाद कैख है या पैफ है हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रज जमा कण, रजकण विसर्ग वैसे ही आएगा। जैसे दू जमा कर्म, दुष्कर्म आदि। इसके बाद नियम नंबर 4, यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न का मतलब ए आ के अतिरिक्त कोई विसर्ग के बाद कोई स्वर, कोई ये रे ले आ जाए तो विसर्ग को रे में बदल देते हैं। जैसे दू जमा लब, दुर्लभ, क्योंकि विसर्ग से पहले ऊ है, भिन्न स्वर है, और आगे ये रे ले वे में से आ गया तो क्या हो गया, विसर्ग का रे में बदल गया तो दुर्लभ। इसी प्रकार से नी जमा आशा, निराशा। इसके बाद नियम नंबर 5, यदि विसर्ग से पहले ए और आगे ये रे ले वे हो तो ए और विसर्ग एह में बदल के बदले ओ हो जाता है, ओ में बदल देते हैं। जैसे मने जमा योग, मनोयोग, वे जमा वृद्ध, वयोवृद्ध। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग के आगे रे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ के रूप में बदल जाएगा। नी जमा रोग, निरोग, नी जमा रस, नीरस, अर्थात जो छोटी मात्रा है वह बड़े के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। नियम नंबर 7, यदि विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः जमा एव, अतएव। अब इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ संधियां और पाई जाती हैं। हिंदी के अपने तद्भव तथा आगत दोनों ही प्रकार के शब्दों पर संस्कृत की संधि के नियम लागू नहीं होते। इस प्रकार के नियम हैं, सबसे पहले महाप्राणीकरण या अल्प प्राणीकरण का नियम। यदि किसी शब्द के अंत में अल्प प्राण, अल्प ध्वनि और उसके बाद है ध्वनि आ रही हो तो अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण हो जाएगी। जैसे सब जमा ही, सभी, इन जमा ही, इन्हीं। इसके बाद अनेक शब्दों में शब्दांत में आने वाली महाप्राण, महाप्राण ध्वनि अर्थात बड़ी ध्वनि उच्चारण में अल्प प्राण हो जाती है। जैसे छटा का छटा उच्चारण में छटा बोला जाता है, कभी का कभी बोला जाएगा, लेकिन लिखने में कभी आएगा। नियम नंबर 3, कभी कभी कुछ शब्दों में संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे यह जमा ही, यही, तो यहाँ पर एक है का लोप हो गया। किसी जमा ही, किसी, कहाँ जमा ही, कहीं आदि। इसके बाद नियम नंबर 4, आगत नियम। हिंदी में प्राय एक साथ दो स्वर उच्चरित नहीं होते। यदि किसी शब्द में दो स्वर एक साथ आ जाते हैं तो दोनों के बीच एक व्यंजन या का उच्चारण का आगत हो जाता है। जैसे ला जमा आ, लाया, कवि जमा ओ, कवियों,
पी जमा आ पिया आदि। ह्रस्वीकरण समस्त पदों से पहले का पद दीर्घ स्वर अधिकतर शब्दों में ह्रस्व हो जाता है, जैसे हाथ जमा कड़ी हथकड़ी, बच्चा जमा पन बचपन। तो इसमें जो ह्रस्व स्वर है वो पहले लुप्त हो गया और फिर जुड़ गया। कान जमा कट कनकट कटा। इसी प्रकार से नियम नंबर 6, स्वरों में परिवर्तन समस्त पदों में प्राय स्वरों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे घोड़ा जमा सवार तो घुड़सवार, मोटा जमा पा मोटापा, पानी जमा घट पनघट। तो इस प्रकार से इनमें कुछ का लोप हो गया और नया शब्द बन गया। इस प्रकार से आप यहाँ संधि करेंगे। धन्यवाद। आज हम करने जा रहे हैं संधि का दूसरा भाग, व्यंजन संधि। जैसा नाम से पता चलता है, व्यंजन संधि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं। नंबर 1, कै चे टे ते पे व्यंजनों के बाद यदि उसी तीसरा चौथा वर्ण या ये रे ले वे तथा कोई स्वर आ जाए तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी अक्षर या उसी वर्ग का तीसरा, जैसे दिक् जमा गज दिग्गज, जगत जमा ईश जगदीश आदि। नियम नंबर 2, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुनासिक शब्द आ जाए, वर्ण आ जाए, तो प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाता है। यथा मति सन्मति, तत् जमा में तन्मय, उत जमा मूलम मूलन उन्मूलन, वाक जमा में वाडम्य। नियम नंबर 3, तय दे व्यंजन के बाद च और छ हो तो च और छ को जय में बदल देते हैं। जय और झय के बाद यदि जय और झय हो तो जय में बदल जाता है। टे और ठे के बाद कोई भी व्यंजन हो तो टे में बदल जाता है। डे और ढे हो तो अड़े में, और ले के बाद यदि ले वर्ण आ जाए तो ले में बदल जाता है। जैसे उत जमा चारण तो तय को हम च में बदल देंगे। उत जमा छिन्न तो भी छ को तय को हम च में बदलेंगे। उत जमा जन तो तय जय में बदल जाता है। तय के बाद डय है तो तय को अड़य में बदल देंगे। बृहत तय के बाद टय है तो तय को टय में बदल देंगे। तय के बाद यदि लय है तो हम तय को लय में बदल देते हैं, तो उल्लेख शब्द बनता है। नियम नंबर 4, यदि तय दय के बाद यदि से आए
तो तय द का च हो जाएगा। से के बाद छ हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास, उत जमा श्वास उच्छ्वास, तो तय की जगह च हो जाता है। उत जमा शिष्ट, तो तय की जगह च हो जाएगा। इसके बाद नियम नंबर 5, यदि तय और द के बाद है आए तो तय और द को तय को है में और द को ध में बदल देते हैं। ठीक इस प्रकार तय को द और है को ध में बदल देते हैं। जैसे उत जमा हार, तय को द और है को ध, उद्धार, पद जमा हति, पद्धति आदि। नियम नंबर 6, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य बन जाता है। जैसे सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा चय संचय। इसी प्रकार से नियम नंबर 7, मैं के बाद यदि ये रे ले वे से है व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार अर्थात बिंदी के रूप में प्रयोग होगा। सम जमा हार संहार, सम जमा शय संशय, सम जमा हार संसार आदि। इसके बाद नियम नंबर 8, यदि री रे और से के बाद न हो तो उसका अणय हो जाता है, भले ही बीच में कवर्ग पवर्ग अनुस्वार ये रे ले है आदि में से कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए। जैसे राम जमा अन रामायण, भूष जमा अन भूषण। नियम नंबर 9, यदि से पहले ए आ से भिन्न कोई भी स्वर यानी कि ए आ के अलावा कुछ आए तो से श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी जमा शेख अभिषेक, नी जमा सेद निषेध आदि। इसके बाद नियम नंबर 10, यौगिक शब्दों में यदि, यौगिक क्या होते हैं? जो दो से मिलकर बने हों। यौगिक शब्दों में यदि पहले शब्द के अंत में न आए तो उसका लोप हो जाता है। जैसे राजन जमा आज्ञा, तो क्या हो जाता है? राजाज्ञा। प्राणिन जमा मात्र प्राणी मात्र। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि के नियम। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग अर्थात विसर्ग के बाद किसी भी व्यंजन के आने से उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के बाद च और छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ट और ठ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। त और थ हो तो स हो जाएगा। यथा जैसे नी जमा चल निश्चल, धनुष जमा टंकार धनुष्टंकार, मन जमा ताप मनस्ताप आदि। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद स में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग यथावत बना रहता है। यहाँ वही क्रमशः स होगा, या तो विसर्ग रह जाएगा और विसर्ग यदि हटाकर हम लिखते हैं तो उसी स के रूप में उसका वर्णन करेंगे। जैसे दू जमा शासन,
तो पहला तो विसर्ग को ऐसे ही लगाकर शासन साथ में लिख सकते हैं। दूसरा दू जमा आधा से लगाकर वही शासन शब्द नी जमा संदेह निसंदेह शब्द बनता है। नियम नंबर 3, विसर्ग के बाद कैख है या पैफ है हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रज जमा कण, रजकण विसर्ग वैसे ही आएगा। जैसे दू जमा कर्म, दुष्कर्म आदि। इसके बाद नियम नंबर 4, यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न का मतलब ए आ के अतिरिक्त कोई विसर्ग के बाद कोई स्वर, कोई ये रे ले आ जाए तो विसर्ग को रे में बदल देते हैं। जैसे दू जमा लब, दुर्लभ, क्योंकि विसर्ग से पहले ऊ है, भिन्न स्वर है, और आगे ये रे ले वे में से आ गया तो क्या हो गया, विसर्ग का रे में बदल गया तो दुर्लभ। इसी प्रकार से नी जमा आशा, निराशा। इसके बाद नियम नंबर 5, यदि विसर्ग से पहले ए और आगे ये रे ले वे हो तो ए और विसर्ग एह में बदल के बदले ओ हो जाता है, ओ में बदल देते हैं। जैसे मने जमा योग, मनोयोग, वे जमा वृद्ध, वयोवृद्ध। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग के आगे रे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ के रूप में बदल जाएगा। नी जमा रोग, निरोग, नी जमा रस, नीरस, अर्थात जो छोटी मात्रा है वह बड़े के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। नियम नंबर 7, यदि विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः जमा एव, अतएव। अब इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ संधियां और पाई जाती हैं। हिंदी के अपने तद्भव तथा आगत दोनों ही प्रकार के शब्दों पर संस्कृत की संधि के नियम लागू नहीं होते। इस प्रकार के नियम हैं, सबसे पहले महाप्राणीकरण या अल्प प्राणीकरण का नियम। यदि किसी शब्द के अंत में अल्प प्राण, अल्प ध्वनि और उसके बाद है ध्वनि आ रही हो तो अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण हो जाएगी। जैसे सब जमा ही, सभी, इन जमा ही, इन्हीं। इसके बाद अनेक शब्दों में शब्दांत में आने वाली महाप्राण, महाप्राण ध्वनि अर्थात बड़ी ध्वनि उच्चारण में अल्प प्राण हो जाती है। जैसे छठा का छठा उच्चारण में छठा बोला जाता है, कभी का कभी बोला जाएगा लेकिन लिखने में कभी आएगा। नियम नंबर 3, कभी कभी कुछ शब्दों में संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे यह जमा ही, यही, तो यहाँ पर एक है का लोप हो गया। किसी जमा ही, किसी, कहाँ जमा ही, कहीं आदि। इसके बाद नियम नंबर 4, आगत नियम। हिंदी में प्राय एक साथ दो स्वर उच्चरित नहीं होते। यदि किसी शब्द में दो स्वर एक साथ आ जाते हैं तो दोनों के बीच एक व्यंजन या का उच्चारण का आगत हो जाता है। जैसे ला जमा आ, लाया, कवि जमा ओ, कवियों, पी जमा आ, पिया आदि। ह्रस्वीकरण, समस्त
पदों से पहले का पद दीर्घ स्वर अधिकतर शब्दों में हर्षु हो जाता है, जैसे हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी, बच्चा जमा पन, बचपन। तो इसमें जो हर्षु स्वर है वो पहले लुप्त हो गया और फिर जुड़ गया। कान जमा कट, कनकट, कटा। इसी प्रकार से नियम नंबर 6, स्वरों में परिवर्तन। समस्त पदों में प्राय स्वरों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे घोड़ा जमा स्वार तो घुड़सवार, मोटा जमा पा, मोटापा, पानी जमा घट, पनघट। तो इस प्रकार से इनमें कुछ का लोप हो गया और नया शब्द बन गया। इस प्रकार से आप यहाँ संधि करेंगे। धन्यवाद।